नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जेएसएससी द्वारा आयोजित सीजीएल की परीक्षा के लिए पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। और उसमें दोस्तों जीके जीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और आप सबको पता है कि जो मेरिट बनेगा वो पेपर 2 और पेपर 3 को मिला के बनेगा, इसलिए पेपर 3 के जो 30 क्वेश्चन जीएस के आएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है ये प्रभात पब्लिकेशन की बुक है। इस बुक से मैंने 30 क्वेश्चन लिए हैं। और इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट 1 था वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा उसका लिंक, और अगर आप लोग नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। और चलिए सीधे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट 2 है और पहला क्वेश्चन है। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली दिखे। पहला क्वेश्चन है कि मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई है। अब आपको बताना कि मदर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मदर इंडिया जो पुस्तक है वो कैथरीन मेयो के द्वारा लिखी गई है। और लाला लाजपत ने एक पुस्तक लिखी है, अनहैप्पी इंडिया, इन्होंने लिखी थी, अनहैप्पी इंडिया। तो इसको भी आप लोग याद रखेंगे कि लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी एक पुस्तक अनहैप्पी इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो इसको याद रखिएगा। एक पुस्तक उनकी और थी कि स्वतंत्रता के लिए भारत की इच्छा, इन्होंने भी उसको लिखा था, तो आप उसको याद रखिएगा। दो पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अनहैप्पी इंडिया, तो ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है? तो इन्होंने लाला लाजपत राय ने लिखी है। और बाल गंगाधर तिलक, इनका एक पुस्तक बहुत फेमस बुक है, गीता रहस्य इनका बहुत फेमस पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य लिखी गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न चलते हैं। ये थोड़ा सा आपको एडिशनल जानकारी मैंने दे दिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे। अगर आपने जो प्रैक्टिस सेट पहला देखा होगा तो उसमें मैंने चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कुछ तथ्य बताए थे। तो उसमें ये इस प्रश्न का उत्तर मैंने बताया था कि महात्मा गांधी जी जब चंपारण गए थे तो किसके निमंत्रण पे गए थे। तो महात्मा गांधी को निमंत्रण दिया था राजकुमार शुक्ल ने। तो चंपारण सत्याग्रह से संबंधित व्यक्ति कौन है? राजकुमार शुक्ल है। और आपको पता होगा चंपारण सत्याग्रह था वो तिनकटिया पद्धति के खिलाफ था। तो आप सब कमेंट करके बताइए कि तिनकटिया पद्धति क्या होती है, वो किस फसल से संबंधित थी, आप सब ये सब कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वारेन हेस्टिंग्स पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। अब आपको ये बताना है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था वो किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग कमेंट अगर करिएगा तो आप बता दीजिए कि वारेन हेस्टिंग लिखिए, उसके आगे लिख दीजिएगा किस रेगुलेटिंग एक्ट से वो बंगाल का गवर्नर जनरल बना। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ए कनिंघम ने पहले इसका उत्खनन किया था लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। उसके बाद में सर मार्शल के नेतृत्व में क्या नाम उनका, हाँ, राय बहादुर दयाराम साहनी ने उसका उत्खनन किया था, जो कि फिर बाद में आप लोग को पता है कि हड़प्पा का अन्वेषण उन्होंने किया था 1921 ईस्वी में। तो ए कनिंघम को आप लोग ये भी याद रखिए कि भारत में पुरातत्व के जनक के रूप में माना जाता है। तो ए कनिंघम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि भारत में पुरातत्व के जनक कौन है, तो ए कनिंघम, ठीक। लेकिन हड़प्पा का उत्खनन सबसे पहले इन्होंने किया था लेकिन इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। इसके बाद सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा का अन्वेषण किया। तो ये था पूरा इससे रिलेटेड जितने फैक्ट थे मैंने बता दिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है झारखंड से रिलेटेड है। चूना पत्थर झारखंड के किस क्षेत्र में मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गढ़वा पलामू में जो है झारखंड चूना पत्थर झारखंड के इस क्षेत्र में मिलता है। कौन सा क्षेत्र वो? गढ़वा पलामू राज्य।
अगला प्रश्न है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिंदू पैट्रियाट। तो ये पहले सबसे पहले बताइए किस साल में प्रकाशित हुआ था। तो 1853 में इसको प्रकाशित किया गया था। किसने प्रकाशित किया था? गिरीश चंद्र घोष ने इसको प्रकाशित किया था। गिरीश चंद्र घोष ने इसका प्रकाशन जो स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे देखिए मतलब एक पुस्तक और यहाँ पे यंग इंडिया का भी दिया हुआ है। तो यंग इंडिया जो है महात्मा गांधी, यंग इंडिया से संबंधित कौन है? महात्मा गांधी है। तो इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये महात्मा गांधी, मैं गांधी लिख दे रहा हूँ सिर्फ, इसका प्रकाशन कौन करता था? महात्मा गांधी करते थे। यंग इंडिया, ये याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन रूहेल सरदार अहमद साहब अब्दाली का विश्वास पात्र था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नजीब खान जो था अहमद साहब अब्दाली का विश्वास पात्र था। अगला प्रश्न है कि नर्मदा प्रवाहित होती है। तो आप सबको पता हो कि नर्मदा जो है वो सतपुड़ा श्रेणी और बिंद श्रेणी के मध्य से प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो गोवा कोंकणी सही है, मेघालय खासी ये भी सही है, नागालैंड में अंगामी ये भी सही है, और नागालैंड में और अंग्रेजी भी बोली जाती है, झाओ भी बोली जाती है, ये भी आप याद रखिए, झाओ बोली जाती है। और इसका जो राइट आंसर होगा वो ये डी हो जाएगा, सिक्किम में तिब्बती नहीं बोली जाती है। सिक्किम में लेपचा, भूरिया, नेपाली ये सब बोली जाती है। तो सिक्की ये तिब्बती नहीं होगा, इसके बदले क्या होगा? लेपचा, लेपचा हो गया, भूरिया हो गया, भूरिया, और नेपाली भी बोली जाती है। तो ये सब लैंग्वेज होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग जीके के अलावा किस सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट चाहते हैं वो भी कमेंट करिएगा कि कंप्यूटर या साइंस में से आप लोग बताइए कि पहले मैं कंप्यूटर करा दूं या साइंस करा दूं। तो जिसका कमेंट जिस सब्जेक्ट का ज़्यादा रहेगा मैं उसका प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में भारत के बारे में कौन सा सही है। तो ये आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सही। मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है और जनसंख्या के मामले में दूसरा है, और जल्दी हम लोग फर्स्ट होने वाले हैं या फर्स्ट हो गए होंगे अगर लेटेस्ट डेटा होगा। नहीं तो पहले स्थान पे चीन है, सेकंड स्थान पे भारत है, और जब भी जनगणना होगी तो क्लियर हो जाएगा कि हम लोग फर्स्ट है कि अभी सेकंड पे ही है। अगला है कि यह स्थलमंडल में कुल क्षेत्र फल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए हुए, ये एकदम सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, ये गलत हो जाएगा। भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में नहीं है, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाया जाता है, ये बात का आप ध्यान रखिएगा। ये उष्णकटिबंधीय नहीं होगा, इसके जब क्या हो जाएगा? शीतोष्ण, मैं लिख दे रहा हूं शीतोष्ण। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 2 और 4 सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, 2 और 4। अगला प्रश्न है कि पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल है। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है। अगला प्रश्न है कि भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र उत्पादन प्राप्त होता है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबको पता हो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश होगा। अगला प्रश्न है कि भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है। तो कच्चा रेशम जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक मिला के सबसे अधिक प्राप्त होता है। और आप ये भी जानना होगा कि जो भारत है वो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है रेशम के
मामले में। और पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे चाइना है। अगला प्रश्न है कि संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। तो संसार का सर्वाधिक सूखाग्रस्त क्षेत्र है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त क्षेत्र है, और ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि संसार में गेहूं तथा चावल का दोनों अग्रगण्य उत्पादक देश है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चाइना जो है गेहूं चावल दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है। तो पेट्रोलियम का जो सबसे बड़ा भंडार है वो सऊदी अरब में पाया जाता है। दोस्तों जो क्वेश्चन में कुछ बताने लेकिन नहीं है, मैं उसको जल्दी से उसका आंसर बता के नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव हो जा रहा हूँ, ताकि आपका कम समय लगे और आप 30 क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट कर लें। ऐसा नहीं है कि एक डेढ़ घंटे में 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। और आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में नहीं होगा, 14-15 को एग्ज़ाम नहीं होगा। और एग्ज़ाम उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि एग्ज़ाम कब होने की संभावना है। फिलहाल आप इतना जानिए कि एग्ज़ाम 14-15 अक्टूबर को नहीं होगा। तो आप सब कुछ टाइम पढ़िए और प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए, प्रैक्टिस सेट बहुत लगाइए, उससे आपको एग्जाम में उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? आय कर तो नहीं कहते हैं, व्यापार कर नहीं कहते हैं। अब एक्साइज ड्यूटी और सीमा कर शुल्क में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सीमा कर शुल्क होगा। यानी कि जब भी आप आयात करेंगे तब भी वो एक सीमा से लेकर दूसरी सीमा में जाएगा, और निर्यात करेंगे तब भी एक सीमा से लेकर दूसरी सीमा जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे? सीमा कर शुल्क बोलते हैं। अगला प्रश्न है बोत्सवाना देश की मुद्रा क्या है? तो बोत्सवाना देश की मुद्रा पुला होती है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। और आप लोग देश, उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा पढ़ लीजिएगा, और प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन आते रहेंगे, और उससे भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है श्रेष्ठतर योगदान के लिए। तो आपको बस इतना बताना है कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वनोरोपण एवं प्रतिभूमि संरक्षण में, या स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास में? तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में जो अच्छा काम करता है उसको राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम था? तो आपको मैं बता दूं, 3 संयंत्र जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्टार्ट किए गए थे भारत सरकार और कुछ देशों की मदद से। तो तीनों को मैं अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहले सबसे नंबर पर आते हैं भिलाई। तो अच्छा आप ये बताइए, जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, भिलाई से एक शब्द संबंधित है भलाई। तो आप लोग बताइए कि भारत की भलाई सबसे ज्यादा विश्व पटल पे कौन सा देश चाहता है? पुराने समय को लेके बताइएगा, अभी वर्तमान में हो तो स्थिति बदल गई हो, लेकिन पुराने समय में। तो आपका उत्तर होगा रूस, क्योंकि रूस ही भारत के साथ हमेशा से ही खड़ा रहा है, तो इसका आंसर रूस होगा। तो भिलाई से भलाई आप कर लीजिएगा, भलाई कौन चाहता है? रूस चाहता है। तो भिलाई स्टील प्लांट जो है वो रूस के हेल्प से स्टार्ट किया गया था। और आपको बताना है कि भिलाई जो है ये आपको पता हो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब आता है दुर्गापुर। मैं इसको काट दे रहा हूँ, इसका राइट आंसर रूस होगा। मैं आपको कुछ 2 एक्सटर्नल मतलब ज्यादा जानकारी दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ। तो एक आता है कि दुर्गापुर भी इस्पात संयंत्र है। लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, आप लोग सुनते भी रहिएगा। दुर्गापुर ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ये जो है दुर्गापुर ब्रिटेन की मदद से स्टार्ट किया गया था, भारत और ब्रिटेन की मदद से पश्चिम बंगाल में स्टार्ट किया गया था। अब एक बच जाता है राउरकेला। तो राउरकेला उड़ीसा में है, और ये स्टार्ट किया गया था जर्मनी के सहयोग से। तो इतना आप लोग याद रखिएगा, राउरकेला
जर्मनी के सहयोग से स्टार्ट किया गया था। भिलाई से आप भलाई करिएगा, भलाई रूस से आता है तो इसका आंसर रूस हो जाएगा। और एक आता है दुर्गापुर, वो कहाँ, पश्चिम बंगाल में है, तो उसका राइट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। तो आई होप इसका आंसर आपको क्लियर हो गया और तीनों याद भी हो गया होगा। रूस का भिलाई है, और ब्रिटेन का हो जाएगा, ब्रिटेन का दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। जर्मनी का हो जाएगा राउरकेला। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, आप लोग सुनते रहिए ध्यान ध्यान से। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रभावित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो कनाडा से ली गई है। आपको बताना कि आयरलैंड, कमेंट करके बताइए कि आयरलैंड से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में ली गई है या परिलक्षित होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। तो जो अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली होती है उसका आधारभूत तत्व होता है कि वहां पे एकल कार्यपालिका पाई जाती है, जैसे कि अमेरिका में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। एकल कार्यपालिका अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली की सबसे आधारभूत विशेषता होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको बताओ कि भारत में जो है वो संसदीय शासन प्रणाली है, और जो भारत का जो हेड ऑफ स्टेट यानी कि जो भारत का प्रधान होता है, प्रधान कार्यपालक होता है, वो होता है राष्ट्रपति होता है, लेकिन जो वास्तविक कार्यपालक होता है वो प्रधानमंत्री होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। दोस्तों बस आप लोग चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और उसके बाद मैं संविधान में जितने भी इम्पोर्टेंट डेट हैं कि तिरंगा को कब अपनाया गया, प्रस्तावना कब पास हुआ, प्रस्तावना कब पेश किया गया, और जो राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, जो जितने हैं सबसे संबंधित मैं एक वीडियो में सबका डेट अलग अलग लिख के आपको प्रॉपरली समझा दूंगा। और उससे आपका जो डेट वाले प्रश्न होंगे उसमें जो भी कंफ्यूजन होता है वो सब दूर हो जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कोई ग्रुप हो तो प्लीज शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे। तो संविधान की जो प्रारूप समिति है उसमें 7 सदस्य थे, और इन 7 सदस्यों के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 25 है ये। निम्नलिखित में कौन भारत की लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो जो लोकसभा और राज्यसभा की जब संयुक्त बैठक होती है तो उसका जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है। और आर्टिकल जो है 108 संयुक्त बैठक से संबंधित है, इसको भी आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। बेलगवी सीमा विवाद किन 2 राज्यों के बीच स्थित है। तो आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और वो कहाँ पे था, बेलग्राम में था। और बेलग्राम कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है। तो बेलग्राम बेलागावी से आप बेलग्राम को कोरिलेट कर सकते हैं। तो एक जब बेलग्राम कर्नाटक में तो बेलागावी भी उससे संबंधित है, तो ये कर्नाटक में होगा। अब कर्नाटक और तमिलनाडु में आपको मतलब एलिमिनेट करना है। अगर मान लीजिए आपको एग्जाम में नहीं आता तो बेलग्राम से बेलागावी कर लेंगे तो ये 2 ऑप्शन तो कट जाएंगे आपके। तो 2 ऑप्शन में आप करेंगे तो आपके आंसर सही होने के 50-50 चांसेस रहेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महाराष्ट्र और कर्नाटक में ये सीमा विवाद है। कर्नाटक कह रहा है मेरा है, महाराष्ट्र कह रहा है इस पे अपना दावा ठोक रहा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्राय चर्चा में रहने वाला ब्लू हार्ट कैंपेन किससे संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो ब्लू हार्ट कैंपेन है ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव तस्करी से लड़ने के लिए वैश्विक जागरूकता बढ़ाने की पहल है ये। चलते हैं 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है पैनेक्स 21। ये किस समूह के सदस्य देशों के लिए एक मानवीय सहायता या आपदा प्रबंधन है।
ये राहत अभ्यास है। तो जो पैनेक्स 21 है ये बिम्स्टेक देशों के समूह के सदस्यों के लिए एक मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रबंधन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कि रेलवे सुरक्षा आयोग का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। और लास्ट प्रश्न है आज का कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चैनल को जो भी लोग झारखंड सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा और कुछ कंटेंट होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल भी हमारा स्टूडेंट चौपाल के नाम से है, तो उसको सर्च करके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। और मैं अभी पीडीएफ वहाँ पे भेज दे रहा हूँ, तो आप लोग पीडीएफ से भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।